हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल स्टडी विद कविता। तो गाइज आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमए सोशियोलॉजी के स्टूडेंट के लिए जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का है। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का है, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को ये पता नहीं होता कि एक सेमेस्टर में कितने पेपर होते हैं और वो पेपर कैसे होते हैं, रिटेन होते हैं या ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एमए होता है, एमए सोशियोलॉजी, तो उसमें जो पेपर होते हैं, चारों पेपर होते हैं, वो रिटेन होते हैं। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में रिटेन होता है और बाकी और यूनिवर्सिटी में किसी में कोई सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव होता है, कोई रिटेन होता है। ठीक है, तो गाइज यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि हमने फर्स्ट सेमेस्टर के अलावा सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया है। तो आपको पूरी यहाँ से पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। पूरा स्टडी करके आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिया है, समाजशास्त्र के उद्भव के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक बलों की व्याख्या कीजिए। आप देख सकते हैं ये 2022 और 23 में एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो गाइज अब हम अपना आंसर देखते हैं। तो आंसर है हमारा, समाजशास्त्र का जन्म 19वीं सदी में हुआ था। उस समय का यूरोपियन समाज विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों से गुजर रहा था। औद्योगिक क्रांति ने यूरोप के सामाजिक आर्थिक वातावरण को गहराई से प्रभावित किया था और दूसरी ओर फ्रांस की क्रांति ने भी सामंत प्रथा, राजतंत्र आदि को समाप्त कर दिया था। उस समय के समाज में तरह तरह की समस्याएं उभरकर सामने आ रही थीं, जिसका हल राजनीतिक शास्त्रियों के पास नहीं था। ऐसी ही स्थिति में अगस्त कोंत ने समाजशास्त्र की चर्चा की। समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास से कुछ चरणों में विभक्त करना आवश्यक है, जो कि निम्न है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं गाइस कि जो समाजशास्त्र है उसका जन्म जो है 19वीं सदी में हुआ था, जिस समय का यूरोपियन समाज जो है विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों से गुजर रहा था। अर्थात समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति हुई वो 19वीं सदी में हुआ। ठीक है, तो उस समय जो यूरोपियन समाज है उनमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हो रहे थे, इसलिए वो विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों से गुजर रहा था। औद्योगिक क्रांति ने यूरोप के जो सामाजिक और आर्थिक जो वातावरण है उसको गहराई से प्रभावित किया था और उस समय के समाज में जो है तरह तरह की जो समस्याएं उभर के सामने आ रही थी, जिसका हर राजनीतिक शास्त्रियों के पास भी नहीं था। तो ऐसी स्थिति में अगस्त कोंत ने समाजशास्त्र की चर्चा की और समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास के लिए कुछ चरणों में विभक्त करना आवश्यक था। अब हम उन चरणों का अध्ययन करेंगे। तो गाइज हम क्या देखते हैं कि समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति और विकास है उसको 4 चरण में विभक्त किया गया है, जो कि प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रथम चरण का देखेंगे, उसके बाद से हम सेकेंड, थर्ड ऐसे करके सबका अध्ययन करेंगे। तो प्रथम चरण में हम देखते हैं कि इनमें कुछ प्राचीन विचारकों एवं लेखकों के विचारों को संदर्भित करते हैं। इसमें प्राचीन यूनान के 2 प्रमुख विचारकों प्लेटो और अरस्तु के विचार महत्वपूर्ण हैं। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध कृति रिपब्लिक और अरस्तु ने अपनी पुस्तक एथिक्स एंड पॉलिटिक्स में तत्कालीन सामाजिक जीवन के अपने पहलुओं के संबंध में चर्चाएं की हैं। समाजशास्त्र के लिए ये रचनाएं आगे चलकर बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। ठीक है, तो हम प्रथम चरण में क्या देखते हैं कि इसमें हम कुछ प्राचीन विचारकों और लेखकों के विचारों को संदर्भित करते हैं, जिसमें प्राचीन के 2 प्रमुख विचारक जो हैं प्लेटो और अरस्तु, इनके विचार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण थे। तो प्लेटो ने अपनी कृति रिपब्लिक में और अरस्तु ने अपनी पुस्तक एथिक्स एंड पॉलिटिक्स में जो उस समय समाज में चल रहा था उस सामाजिक जीवन को अपने पहलुओं में क्या किया, उसके संबंध में चर्चा की है और समाजशास्त्र के लिए ये जो रचनाएं हैं ये आगे चलकर बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुई हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा द्वितीय चरण। तो द्वितीय चरण में हम देखते हैं, इस चरण में हम 6ठी शताब्दी
से 14वीं शताब्दी के काल को रखते हैं। इस काल के प्रमुख विचारकों में एक्विनस और दांते का नाम लिए जा सकते हैं। इन विचारकों ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी ही नहीं बल्कि समाज में की परिवर्तनशीलता को भी स्वीकार किया। इससे साफ जाहिर है कि इन विचारकों के चिंतन पर वैज्ञानिकता का प्रभाव पड़ने लगा था। ठीक है, तो द्वितीय चरण में हम क्या देखते हैं गाइस कि द्वितीय चरण में हम 6ठी शताब्दी से 14वीं शताब्दी के काल को रखते हैं। अभी हमने पहले में देखा कि ये देखा कि जो हमारे प्रसिद्ध जो विचारक और लेखक हैं उन्होंने अपने पुस्तक और अपनी कृति में उस समाज में जो चल रहा था, तत्कालिक जो परिस्थितियां थी उसके संबंध में चर्चाएं की हैं। अब हम द्वितीय चरण में क्या देखते हैं कि 6ठी शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हम क्या करते हैं, द्वितीय चरण में रखते हैं। और इस काल का जो प्रमुख है वो विचारकों में एक्विनस और दांते के नाम लिए जा सकते हैं। अर्थात द्वितीय चरण में जो हम देखते हैं कि 6ठी शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच में जो प्रमुख विचारक हैं वो एक्विनस और दांते हैं। तो इन विचारकों ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी ही नहीं बल्कि समाज में परिवर्तनशीलता को भी स्वीकार किया है। और इससे साफ जाहिर होता है कि इन विचारकों के चिंतन पर वैज्ञानिकता का प्रभाव पड़ने लगा था। अब हम देखेंगे तृतीय चरण। तो गाइस तृतीय चरण में हम क्या देखते हैं कि इस काल में ही जो 15वीं सदी से आरंभ होता है, समाजशास्त्र की वास्तविक पृष्ठभूमि तैयार होती है। हाब्स, लाक, रूसो ने समाजशास्त्र के उद्भव आदि की विस्तार से चर्चा की। इसी समय सामाजिक समझौते का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया गया। इस युग में माल्थस द्वारा प्रतिपादित जनसंख्या के सिद्धांत का भी प्रतिपादन हुआ। ठीक है, तो गाइस हम तृतीय चरण में क्या देखते हैं कि इस काल में जो है कि 15वीं सदी से ये आरंभ होता है और समाजशास्त्र की वास्तविक पृष्ठभूमि तैयार होती है। हाब्स, लाक, रूसो ने समाज के उद्भव की विस्तार से चर्चा की और इसी समय जो है सामाजिक समझौते का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया जाता है। और इस युग में जो है माल्थस द्वारा प्रतिपादित जो जनसंख्या का सिद्धांत होता है वो भी प्रतिपादित किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग हम अपना देखेंगे जो कि है चौथा चरण। इसमें क्या देखते हैं कि समाजशास्त्र के विकास की इसी अवस्था में अगस्त कोंत का आविर्भाव होता है। इसी काल में फ्रांस की राज्य क्रांति और औद्योगिक क्रांति थी जिससे कोंत भी अछूते नहीं रहे। प्रत्यक्षवाद सिद्धांत के जरिए कोंत ने तत्कालीन विचारकों के दृष्टिकोण में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। इसके पश्चात ब्रिटेन ने स्पेंसर की प्रसिद्ध कृति प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी के प्रकाशन के साथ ही समाजशास्त्र अपने विकसित रूप में प्रस्तुत हुआ। स्पेंसर ने भौतिक विकास और प्राणी विकास के सिद्धांतों को समाज पर लागू कर सामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो गाइज हम जो हमारा चतुर्थ चरण है उसमें क्या देखते हैं कि समाजशास्त्र के विकास की इसी अवस्था में जो है अगस्त कोंत का आविर्भाव होता है और इसी काल में जो है वो फ्रांस की राज्य की क्रांति और औद्योगिक क्रांति भी होती है। तो प्रत्यक्षवाद सिद्धांत के जरिए जो है कोंत ने तत्कालिक विचारकों को क्रांतिकारी परिवर्तन लाए और इसके पश्चात जो है ब्रिटेन में स्पेंसर की जो प्रसिद्ध कृति है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी उसका प्रकाशन होता है। उसके साथ साथ समाज अपने विकसित रूप में क्या होता है, प्रस्तुत होता है। और स्पेंसर ने भारतीय विकास और प्राणी विकास के सिद्धांतों को क्या करते हैं, समाज पर लागू करते हैं और सामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। तो गाइज हम देखते हैं, एक बार मैं आपको ये पूरा जो हमने पढ़ा है चारों हेडिंग इसको एक साथ बता देती हूँ कि हम देखते हैं कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हम क्या देखते हैं कि समाजशास्त्र का जो जन्म होता है वो 19वीं शताब्दी में होता है। उसी समय यूरोपियन समाज जो है विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों से गुजर रहा होता है। औद्योगिक क्रांति ने जो है यूरोप के सामाजिक और आर्थिक वातावरण को प्रभावित किया रहता है। दूसरी ओर जो है फ्रांस में भी क्रांति ने जो क्या होता है सामंत प्रथा, राजतंत्र आदि को समाप्त कर दिया था और उस समय के समाज में जो तरह तरह की समस्याएं उभर कर सामने आ रही थी,
जिसका हल जो है राजनीतिक शास्त्रियों के पास भी नहीं था। तो ऐसी ही स्थिति में अगस्त कुंत ने समाजशास्त्र की चर्चा की और समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास के लिए कुछ चरणों में उसको विभक्त करना आवश्यक था, जो कि 4 चरणों में विभक्त किया गया है समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास के लिए। तो उन 4 चरणों में हम प्रथम चरण में क्या देखते हैं कि इसमें कुछ जो प्राचीन विचारक होते हैं, लेखक होते हैं, उनके विचारों को संदर्भित किया जाता है, और जिसमें प्राचीन यूनान के जो प्रमुख 2 विचारक होते हैं, प्लेटो और अरस्तु, उनके विचार जो क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। तो प्लेटो अपनी प्रसिद्ध कृति में और अरस्तु अपने प्रसिद्ध पुस्तक में, ठीक है, उस समय के समाज में जो चल रहा होता उस परिस्थिति का वर्णन करते हैं, और समाजशास्त्र के लिए ये रचनाएं चलकर आगे चल के क्या होती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। फिर हम द्वितीय चरण में क्या देखते हैं कि इस चरण में जो है वो 6वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के काल को रखते हैं, और इसी काल में जो है प्रमुख जो विचारक होते हैं एक्यूनस और दांते, उनके नाम लिए जाते हैं। तो ये जो विचारक होते हैं उन्होंने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी मानते हैं और समाज की जो परिवर्तनशीलता है उसको भी स्वीकार करते हैं। इससे ये साफ जाहिर होता है कि विचारकों के चिंतन पर जो है वैज्ञानिकता का प्रभाव पड़ने लगा था। ठीक है, ये हम द्वितीय चरण में देखते हैं। फिर तृतीय चरण में क्या देखते हैं कि तृतीय चरण जो है वो 15वीं शताब्दी से आरंभ होता है। ठीक है, हमने दूसरे चरण में देखा कि 6वीं से 14वीं शताब्दी के काल को द्वितीय चरण में रखते हैं, और तृतीय चरण का जो प्रारंभ होता है वो 15वीं शताब्दी से होता है। तो तृतीय चरण में हम देखते हैं कि समाजशास्त्र की जो वास्तविक पृष्ठभूमि होती है वो उसी समय तैयार होती है, और हाब्स लाक्स रूसो ने समाज के उद्भव आदि की विस्तार से चर्चा की है, और इसी सामाजिक समझौते का इसमें क्या होता है, सिद्धांत भी प्रतिपादित होता है। और उसी समय जो है इसी युग में जो है माल्थस द्वारा प्रतिपादित जनसंख्या के सिद्धांत का भी प्रतिपादन होता है। फिर हम चतुर्थ चरण देखते हैं। तो चतुर्थ चरण में हमने क्या देखा कि समाजशास्त्र के विकास की जो है अवस्था में अगस्त कुंत का आविर्भाव होता है, और इसी काल में फ्रांस की राज्य की और औद्योगिक क्रांति थी, जिससे कुंत भी नहीं बच पाते हैं। और प्रत्यक्षवाद सिद्धांत के जरिए कुंत ने तत्कालिक विचारकों के दृष्टिकोण में क्रांतिकारी परिवर्तन लाते हैं। इसके पश्चात जो है ब्रिटेन में स्पेंसर की जो प्रसिद्ध कृति होती है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, उसका प्रकाशन होता है, और उसके साथ साथ उन्होंने अपने समाजशास्त्र के विकास को भी क्या करते हैं, वो प्रस्तुत करते हैं। और स्पेंसर ने अपनी भौतिक विकास और प्राणी विकास के सिद्धांतों को समाज पर लागू करते हैं और अपने सामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। तो गाइज, अगर आपको वीडियो समझ आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं।